ड्रीमियता, घर, पम्मा, दोस्त, सरगुन मेहता। गुरु। और अगर मैं पूछूं तो अमन नूर से कितना रिलेट कर पाती है रियल लाइफ में? मैंने पूरी अमन डाली है नूर में। सो आप जो नूर देख रहे हैं वो अमन ही है कि मैं आ रही हूँ, मैं शांति प्रिया हूँ। मैं और यही मैं सोच घर रही पे भी ऐसे ही करती थी, मैं अपने आप को ऐसे इमेजिन करती रहती थी। अगर नूर जैसे आपके पास दो ऑप्शन आते, अर्जुन और पम्मा वाला, तो आप किसको चूज करते, पम्मा को या अर्जुन को? ऐसा सच में है कि आप पहले अभिषेक को आपको नहीं पता था कि वो इतना फेमस है? मैं ऐसे ही थी कि व्हाट द हेल। देन आई वाज लाइक मैं वैनिटी में गई हूँ और मैंने गूगल किया, मैंने कहा अभिषेक कुमार कौन है, पहले मैं देखूँ तो सही ऐसा भी क्या हो गया है। कि तो इसका मतलब है आपकी लिस्ट में एक्टर पहले नहीं था, इनकी पहले से ही आपको नॉट एट ऑल। क्योंकि स्टोरी जिस पॉइंट पे एंड होगी, आई मीन आई नो आप लोगों को होगा कि शिट यहाँ क्यों खत्म की। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मुस्कान कटोच है और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एक नए एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, एट प्रेजेंट ना इन्होंने अपने कैरेक्टर नूर के साथ ना सबके दिलों पर राज किया हुआ है। पर आज के इस पॉडकास्ट में मैं नूर से तो बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम अमन से भी बातचीत करें, उन्हें भी जानें। सो लेट्स वेलकम अमनदीप सिद्धू। थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू। पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे समय दिया, माइक एंड मी को समय दिया। और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? सब सेट है। हम तो आपको देख ही रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप अपना काम देख रहे हो, मतलब आप फॉलो कर रहे हो? ऑफ कोर्स, आई मीन मैं वेट करती हूँ अपने एपिसोड का। एंड रवि जी का ये है कि वो कभी भी हमको एपिसोड्स नहीं दिखाते थे, ट्रेलर नहीं दिखाते थे, प्रोमो कुछ टीज़र होता था, हम कहते थे दिखा दो सर। म्यूज़िक एल्बम हमने शूट किया है, जो गाना शूट किया कतरा, मैंने कहा वो दिखा दो, कहते नहीं, जब ऑडियंस देखेगी तभी तुम देखोगे। सो मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, पहली बार मैंने नहीं देखा कुछ भी। सो आई एम ऑल्सो दैट मच एक्साइटेड दैट द वे यू गाइज आर। मतलब ये मेरे लिए वैसे नया था, मुझे लगा कि शायद नहीं देखा ही होगा आपने। नहीं। बट मतलब अच्छा भी है, क्यूरियोसिटी एक्टर में भी बनी रहती है। हाँ। बट वैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो इसलिए पूछा था कि कुछ एक्टर्स का ऐसा कहना होता है कि नहीं, मैं अपना काम नहीं देख पाता या देख पाती, कि मुझे नहीं देखना। नहीं, मैं तो देखती हूँ, डेफिनेटली देखती हूँ। हाँ, जब मैं ऑन सेट होती हूँ, कई एक्टर्स की आदत होती है कि यार मेरे को मेरा क्लोज दिखा दो, यार मेरे को ये शॉट दिखा दो। मैं वो नहीं करती हूँ। मुझे होता है हाँ ठीक है, डायरेक्टर बैठा हुआ है ना, उसने बोल दिया ना ओके तो ओके है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं देख लेती हूँ, इफ़ आई कैन डू बेटर देन दिस, या डायरेक्टर बोलते हैं अमन एक बार इधर आओ, आप देखो क्या कमी है, तो मैं देखती हूँ। अदरवाइज ऑन सेट में कभी नहीं देखती। लेकिन जब वो रिलीज होता है देन तो आई एम वेटिंग कि या मेरा एपिसोड आया। तो मतलब आप देखते हो? यस। और अगर मैं पूछूं तो अमन नूर से कितना रिलेट कर पाती है रियल लाइफ में? यार नूर में अमन ही है। मतलब जो कैरेक्टर लिखा जाता है, बनाया जाता है, उसके अंदर हम अपने किरदार को, अपने चीज़ों को डालते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। तो आई फील लाइक मैंने पूरी अमन डाली है नूर में। सो आप जो नूर देख रहे हैं वो अमन ही है। तो मतलब आप पूरा रिलेट कर रहे हो। तो अब मैं इस पे आना चाहूँगी कि जो आपका ये कैरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं सरगुन मैम ने ये आपको देखकर ही किया था या आपने प्रॉपर ऑडिशन दिया इसके लिए? नहीं, मैंने इसके लिए ऑडिशन नहीं दिया ये था। मतलब आपको देख के लिखा गया है, काइंड ऑफ कि सोचा गया है? आई डोंट नो दैट। मैंने बादल के लिए ऑडिशन दिया था एंड वो शो हमने साथ में किया था। तो आफ्टर दैट मैं बॉम्बे चली गई थी, शो ख़त्म हो गया था एंड इन लोगों ने इसका पोस्टर रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि ड्रीमियता ड्रामा को ये लॉन्च कर रहे थे। तो ये 5 शोज़ को एक साथ इन्होंने पोस्टर्स लॉन्च किए थे एंड उसके अंदर लड़की लॉन्च नहीं हुई थी, लड़की रिवील नहीं की थी बेसिकली। सो सबका ये क्वेश्चन था कौन होने वाली लड़की, कौन होने वाली है। तो रैंडमली मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे कॉल आता है सरगुन जी का कि अच्छा अमन ये शो है, यू वांट टू डू इट? आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट, आई मीन देयर इज़ नो क्वेश्चन इन इट। मैंने कहा आई एम डूइंग इट मैम। तो फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनी। मतलब स्टोरी मैंने इसलिए नहीं सुनी थी कि मैं चूज़ कर पाऊँ कि मुझे करना है या नहीं करना है, मैंने इसलिए सुनी कि क्या करने वाली हूँ वो मैं जान लूँ। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस कैरेक्टर। तो मतलब क्योंकि काइंड ऑफ अभी जितनी भी उनकी, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, तो अब तक जितने भी ये जो ड्रामास बने हैं वो काइंड ऑफ थोड़ा इमेजिन करती हैं कैरेक्टर को कि जिनके साथ उन्होंने काम किया हो तो वो उसके साथ। तो अब आपने मुझे ये बोला ना कि आप पूरा रिलेट कर पाती हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद उन्होंने भी आपको नूर के साथ रिलेट किया हो, क्योंकि ऑडिशन जैसे आपने बताया कि इसका नहीं हुआ था। नहीं, इसका कोई ऑडिशन नहीं हुआ था।
तो अभी नूर और पम्मा की केमिस्ट्री सब देख ही रहे हैं, और Yeah. जैसे एपिसोड आता है उसके बाद कितने एडिट्स और कितनी रील्स आ जाती हैं वो आप सबकी स्टोरीज पे हम देखते ही हैं. Yeah. अभिषेक तो खुद से भी अपने मेन चैनल से भी कमेंट करते हैं हाँ. कि कैसा लगा एपिसोड, और एक वो दिखता है कि एक्साइटमेंट दिखती है. तो अगर मैं आपके और अभिषेक पे आऊँ, तो अभिषेक का जो कैरेक्टर है पम्मा, वो रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लगे या फिर डिफरेंट है? यार आपने इंटरव्यूज़ में देखा ही होगा, वो खुद ही बोलता है कि मेरी बायोग्राफी लिख दी है हम लोगों ने. इनफैक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि हमने अभिषेक की ही कहानी लिख दी है, वो ऐसा ही था जब वो उडारिया में था. तो ऑफ कोर्स पम्मा अभिषेक एक ही हैं, वो वैसा ही प्यार करते हैं, वैसे ही पागल हैं अपने मोहब्बत के लिए. सो या इट्स क्वाइट सिमिलर. तो आपको सेम ही, कुछ ऐसे ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं? नहीं, ऊपर से वो पंजाबी टच भी आ जाता तो चंडीगढ़ का मुंडा, और जहाँ हम शूट कर रहे हैं सीयू में वो वहीं का पड़ा हुआ. तो वो खुद ही बोलता था कि यार मैंने ये सारी हरकतें की हैं कॉलेज में जो मैं कर रहा हूँ लिटरली इस कैरेक्टर में. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन पम्मा एंड अभिषेक. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला ही प्रोजेक्ट था आपका उनके साथ, तो इट वाज लवली, इट वाज वेरी नाइस. आई मीन इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम, गुड एक्टर. अब आप दोनों की कई रील्स, और क्योंकि उससे पहले जब शूटिंग चल रही थी उस दौरान भी आपने बहुत मस्ती की है, कई रील्स शूट की है, स्पेशली वो वाली तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी. पता नहीं वो कैसे किया आपने, प्रैंक थिंग. या पता नहीं वो कैसे किया, पर वो मेरे से भी नहीं हुआ. मतलब वो काफ़ी वो था, और वो एक तो ना बहुत रियल जैसे वो हैं वो वैसे ही बन के रहते हैं अभिषेक. या तो वो मेरे को लगता है उससे कनेक्ट ज़्यादा हो जाती है ऑडियंस की, यार इनकी ऑफ स्क्रीन भी हमें फ्रेंडशिप वो नज़र आ रही है जो ऑन स्क्रीन भी नज़र आ रही है. हाँ, ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स. और अगर मैं आऊँ आपके दूसरे जो को एक्टर हैं, तो उनका भी सेम अर्जुन जैसे ही है, थोड़े वो उसमें तो थोड़ा रूड और ऐसा है उनका कैरेक्टर, बट रियल लाइफ में वो कैसे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रॉपर एक्टिंग कर रहे हैं. वो वैसे नहीं है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना या अर्जुन तो अभी तो मतलब जो आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं ऑडियंस विल लव इट. जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, द वे ही इज प्लेइंग, ही इज सच अ गुड परफॉर्मर. और मैं ये बार बार बोलती हूँ सबको कि शहजान के साथ जब मैं सीन कर रही होती हूँ ना, आई एम टोटली इनटू द सीन, आई एंजॉय शूटिंग विद हिम, ही इज सच अ गुड परफॉर्मर. सो वो तो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे उनका कैरेक्टर है, डेफिनेटली वैसे नहीं है. स्वीट है, मतलब रियल लाइफ स्वीट है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर है वो. और उसके कैरेक्टर में वो हमेशा ऐसा रहता है कि कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, लेकिन अगर आप उसको ऑफ स्क्रीन देखोगे पूरा मस्तीखोर इंसान है वो. तो उनका एक जो फाइट सीक्वेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया. और वो उनका एक BTS में रवि सर ने ही वो स्पेशली डायरेक्ट किया ना. तो वो मतलब उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपने भी शायद से कहीं पे तारीफ की थी. देन अभिषेक ने भी आई थिंक कहीं पे डाला था कि हम सबका एक ये वाला जो सीन था ये हम सबको बहुत अच्छा लगा. तो रवि सर सेट पे होते हैं, उनकी डायरेक्शन अलग से दिखती है ना, वो चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़. ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज़ नॉट स्ट्रिक्ट. ऐसा नहीं आपको डांटेंगे कि क्यों नहीं किया, वो नहीं किया. उनको अगर एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए है, तो चाहिए. वो एक्सप्रेशन उनको चाहिए, तो वो जब तक नहीं मिलेगा वो छोड़ेंगे नहीं आपको. मतलब मुझे याद है जो मैंने प्रोमो में वो एक दुपट्टा खींचना था, बहुत बेसिक, हार्डली 3 सेकंड के लिए दिखा होगा. वो जस्ट दुपट्टा खींचने की हमने 25 से 30 टेक दिए थे, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग द शॉट. और धूप में है हम लोग, वो भी धूप में है, कैमरा पीछे, लोग भूखे हैं, हम लोग, हमने खाना नहीं खाया, 4 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे के आए हुए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. सो उनका ये है कि इज़ वेरी पर्टिकुलर, बट जो निकल के आता है प्रोडक्ट वो तो सबने देखा ही है. शहजान का भी वो जो फाइटिंग सीन था वो बहुत अलग से हाईलाइट हो रहा था. वो उन्होंने पूरा दिन शूट किया था, वो सुबह से शूट हुआ है वो रात तक, और हम लोगों का कॉल टाइम था, हम लोगों को शूट करना था, और हम सिर्फ वैनिटी में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारी टर्न कब आएगी, हमारी टर्न. बाद में जब हमें पता लगा ओ रवि जी शूट कर रहे हैं, अब तो हमारी टर्न नहीं आएगी, तो फिर हम लोगों ने शूट नहीं किया. उस दिन सिर्फ शहजान का शूट हुआ था. बट जो सीन था, मतलब ओ माय गॉड, मैंने उसको कितनी बार रिपीट पे देखा, और मैं हूँ भी नहीं उस सीन में. बट मैं उसको बैक जा के दोबारा देख रही हूँ कि डैम मैन, दिस इज लुकिंग लाइक अ मूवी सीन. आई मीन इट्स नॉट लुकिंग कि ये यूट्यूब के लिए है या वेब शो, नो, इट इज़ लुकिंग लाइक अ मूवी. सो ग्रैंड. वो एक मुझे लगता है वहाँ से जो अर्जुन का कैरेक्टर बिल्डअप हुआ वो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अब तक आपकी और पम्मा की बातचीत चल रही थी, सब चीज़ें थी, बट जिस तरीके से दिखाया गया
वो एक मतलब एज एन आर्टिस्ट भी बोलूँ तो वो एक सडन स्विच था, स्क्रीन पे भी ना दिखता है कि सडनली ये डायरेक्शन को क्या हुआ, मतलब मतलब समझ रहे हो ना आपकी, मैं ऐसे नहीं बोल रही दूसरे डायरेक्टर को, बट वो फिर जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये कुछ तो ऐसा, क्योंकि ये मुझे तो पता है कि रवि दुबे सर बीच बीच में चीज़ें करते हैं अपने ना, उसके बाद जब रील्स पे आना शुरू हुआ तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा ये लग रहा था कि मतलब वो देख के लग रहा था कि ये पक्का कुछ तो ऐसा है कि इनकी तरफ से। और आपकी ना एक पर्टिकुलर रील कह लो या फिर एक इंटरव्यू में एक बात बड़ी वायरल हुई थी, अब मुझे वो पूरी बात जाननी है कि ऐसा सच में है कि आप पहले अभिषेक को, आपको नहीं पता था कि वो इतना फेमस है, अब वो ना आधी आधी बात रील्स पे दिखती है, तो वो क्या था, मतलब सच्ची में नहीं जानते थे आप? I swear I'm not lying. मुझे आज भी याद है हम लोगों को जब रीडिंग के लिए बुलाया था और ये आया था, अभिषेक आया था, शहजान नहीं आया था फर्स्ट रीडिंग में, और मैंने कहा हाय अमनदीप, उसने बोला हाय अभिषेक, मैंने कहा ओह नाइस मीटिंग यू। तो उसने कभी एक्टिंग की नहीं है, तो वो हमेशा बोलते रहते मुझे एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती। मैंने कहा ओके मे बी कभी कोई काम किया नहीं होगा इसने जो ऐसे बोल रहा है एक्टिंग नहीं आती, ना मैंने देखा है, बिकॉज मैं रियलिटीज़ इतने नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं होता, और बिग बॉस तो मैं 2-3 साल से नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज आई एम शूटिंग। तो मैंने नहीं देखा था उसको कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं नॉर्मली मिल रही हूँ, हम 3-4 बार ही मिले हैं मुस्कान, और उसने कभी जिक्र भी नहीं, उसने 1-2 बार ही बोला है कि बिग बॉस में मेरा ये हो गया था सीन, वो हो गया था, खतरों में ये हो गया था, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया बिकॉज ही वॉज वेरी नॉर्मल एंड ऑल। फिर मैं तो उसको ऐसे बड़ी टाइप्स बात कर रही हूँ, तू तड़ाक से बात करो, मैं चल ना यार, ऐसा वाला जोन में मैं बात कर रही हूँ। एंड रैंडमली हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, हम लोग बाहर गए एंड पीपल द गर्ल्स वर गोइंग क्रेजी। तो मुझे लगा यूजुअली जब वहाँ शूट होता है तो लोग थोड़े से बच्चे वहाँ के होते हैं कि वो शूट चल रहा है, किसका चल रहा है देखना है, मुझे लगा वही है। बट जैसे कट हुआ, मतलब गर्ल्स ओ माय गॉड, मैं ऐसे ही थी कि व्हाट द हेल, इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं। तब ये सिचुएशन आ गई थी कि 2 बाउंसर्स को बुलाना पड़ा हमारे प्रोडक्शन को। इट वाज लाइक क्रेजी ओवर देयर एंड देन आई वाज लाइक मैं वैनिटी में गई हूँ और मैंने गूगल किया, मैंने कहा अभिषेक कुमार पहले मैं देखूँ तो सही ऐसा भी क्या हो गया है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओ ओके आई एम सॉरी, आई वाज मिसिंग आउट समथिंग इन माय लाइफ। तो आपने उनको ये चीज़ बोली फिर सामने से कि मुझे नहीं पता था? हाँ, मैंने उसको उसके बाद ही आई थिंक सो मैंने बताया उसको, मैंने कहा अभिषेक तूने कभी बताया नहीं मुझे? कहते इसमें क्या बताना था? मैंने कहा नहीं मतलब एटलीस्ट बंदा कुछ तो बताता है। मैं तो इतनी नॉर्मली बात कर रही थी, नॉर्मली ले रही थी, क्योंकि वो ऐसे बताते थे मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती, तू सिखा देना, तू सिखा देना, एंड स्टूपिड मी, मैं बताती भी थी उसको। मैं बोलती थी चलो अभिषेक हम ना ऐसे कर लेंगे, हम ना ऐसे कर लेंगे। बाद में मैंने देखा वो रील्स बनाते थे, टिकटॉक बनाते थे, मैंने कहा इधर आइयो, तू मुझसे पूछता था, तूने इतना कुछ किया हुआ है तो मुझसे क्यों पूछ रहा था? लाइक मुझे नहीं आता कुछ भी। तो वो अपना बार इतना लो ऑलरेडी बना लेते हैं कि जब वो करे कुछ तो हम लोग ओ माय गॉड ऐसा वाला सिचुएशन हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनका फर्स्ट एज अ लीड, मतलब मैं कहूँगी कि उनका प्रोजेक्ट है, तो वो एक काइंड ऑफ एक फैसिनेट भी करता है इंसान को ना, कि जैसे वो उनकी कुछ क्लिप्स वायरल होती, जब आप लोग का पोस्टर था और आप लॉन्च था, तो वो पोस्टर के पास बैठ गए और उनकी कुछ ना फोटोज बड़ी वायरल हुई कि जिसमें वो बस निहारे जा रहे हैं अपने पोस्टर को कि काइंड ऑफ एक मेरा फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसमें मैं भी, तो मुझे लगता है शायद इसलिए भी वो ऐसा करते हैं। आई मीन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग होनी, पहली बार अपने आप को ऐसे देख रहा। मुझे याद है जब मेरा भी तेरी मेरी एक जिंदगी में पहला पोस्टर आया था, मैं अमृतसर में थी और मैं ऐसे खड़ी और मैं देख रही हूँ अद्विक महाजन वाज विद मी एंड कह रहा रो तो नहीं देगी, और मैं लिटरली मैं रो रही थी कि मैं अपने आप को पोस्टर में देख रही हूँ, मैंने अपने आप को होर्डिंग्स में देखा है। सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, और उसके लिए भी आई थिंक सो वही फीलिंग थी उस टाइम पे। तो आई मीन इट्स नाइस टू सी योरसेल्फ लाइक दैट। और एज एन आर्टिस्ट आप ऑब्जर्व करते हो दूसरे आर्टिस्ट को जो भी सेट पे हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं? एज एन ऑब्जर्व मतलब कि जैसे कुछ किसी ने भी अगर आपका सीन नहीं भी है, अब आप देख भी रहे हो, तो आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ उनसे मतलब ऑब्जर्व कर दो कि यार ये कितना अच्छे तरीके से किया है। फ्रॉम माय सीनियर एक्टर्स तो डेफिनेटली यस, आई लर्न अ लॉट। तो अभी अगर मैं अभी वाली बात करूँ तो जो मेरे पास 4 नाम है, इनसे अगर आपको कोई क्वालिटी लेनी हो तो आप क्या लेना चाहोगे जितना आपने ऑब्जर्व किया? सरगुन मेहता focused. She's so focused in her life. She wants something, she'll get it. Okay. अभिषेक? Humble nature. रवि दुबे? Focused, I think so. He's also very much focused. Very much focused.
शिजान? His witty answers. बहुत witty answers देता है. ओके. So, yeah. अब जैसे आपने सरगुन मेहता मैम और रवि सर की बात की, फोकस्ड, मुझे लगता है एज ए टीम भी ना ये लोग बहुत स्ट्रांग है. As a couple, yes. मतलब वो तो हमें पता ही है कि वो एज अ कपल हैं, बट जब मैं प्रोफेशनली भी जाऊँ ना, कि उन्हें पता है कि अभी यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्शन को देखना है और किस तरीके से काम करना है, वो वहाँ पे वो उनका डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ दिखती हैं कि वो कितने डेडिकेशन से वो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सब उनको एडमायर करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि एज ए टीम कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँचा दी. तो अभी हम ये तू आशिकी है वाली बात कर ही रहे थे, इसमें तो आपने ऑडिशन नहीं दिया, और बादल पे पाऊँ एक आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंस्टाग्राम से जितना मैंने देखा आपको तो वो काफ़ी अच्छा लगा बानी का कैरेक्टर, और आई थिंक आपको एक बड़ी ब्रेक भी मिली उसके थ्रू, और लोगों ने पसंद भी किया बानी को. लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ आपका लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन, तो वो आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है, ऑफ कोर्स याद है. मैं दिल्ली में थी और ये प्यार नहीं तो क्या है शो था सोनी पर. ओके. तो इसका ऑडिशन चल रहा था, मुझे फेसबुक पे ऐसे नोटिफिकेशन आया था. उस टाइम पे फेसबुक पे आते थे ऑडिशन, और मैं किसी को कास्टिंग एजेंसी वगैरह को नहीं जानती थी. तो मैंने देखा और मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, लेट्स जस्ट ट्राई. और उससे पहले मैंने कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया लाइफ में, कभी कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली थी. मैं मॉडलिंग कर रही थी दिल्ली में कि हाइट है तो यू नो वैसा वाला जोन में थी. वो मेरा पहला ऑडिशन था और मैंने लीड के लिए ऑडिशन दिया था. एंड आई वाज 18 दैट टाइम. 18. या तो उनको लीड चाहिए थी 28-29 की. तो उदय बेरी वॉज देयर एंड उदय बेरी ने मुझे बोला कि अमन योर ऑडिशन इज़ गुड बट लीड के लिए हमें मैच्योर लड़की चाहिए. और मैं उनसे लड़ रही हूँ, नो सर मैं कर लूँगी, इट्स ओके, आप मुझे मैच्योर दिखा देना, मेकअप तो हो ही जाता है ना. ये सब मैं बोल रही हूँ. और मुझे बोल रहे हैं अमन नहीं ऐसा नहीं होता है, बट तेरे को हम काम दे रहे हैं, हम तुझे एक सिस्टर का कैरेक्टर दे रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा ओके सर दे दो. मेरे लिए तो पहला ब्रेक था एंड वो दिल्ली में ही शूट था नोएडा में. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन और मैंने फर्स्ट ऑडिशन ही मतलब क्रैक कर लिया था. वाह. So, yeah. तो वो एक काइंड ऑफ अच्छी फीलिंग होती है. तो जब आपका वो क्रैक हो गया उसके बाद वो मतलब 18 साल की अमन का क्या रिएक्शन था? मतलब पूरा ऐसे तो मैं रोई थी जब मेरे को कॉल आया कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पढ़ लो. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, चाहे मतलब छोटा कैरेक्टर था, चाहे पैसे नहीं थे, बट इट वाज लाइक ओ माय गॉड मैं अपने आप को टीवी पे देखूंगी. सो वो अलग मोमेंट था और वो वाली फीलिंग ना आपको कभी दोबारा नहीं आती. चाहे आप लीड कर लो, चाहे आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर लो, वो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की फीलिंग होती है जब वो फर्स्ट टाइम आप अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हो, तो दैट इज़ लाइक कि दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ माई मोमेंट एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट टाइम. और अगर मैं पूछूं तो शुरू से, अब आपने मॉडलिंग वाली बात की, तो इसका मतलब है आपकी लिस्ट में एक्टर पहले नहीं था कि पहले से ही आपको एक्टिंग? नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. नॉट एट ऑल. आई वॉज सच अ शाई गर्ल एंड आई वॉज सच अ टॉम बॉय. मैं गुंडी थी अपने स्कूल की. अच्छा. I was not like this. I never sat like this in school and all. No. मैं एकदम गुंडी थी, लड़का बन के रहती थी स्कूल में. मैं पैंट्स पहनती थी, मैं स्कर्ट्स नहीं पहनती थी. मैं इतनी शाय थी, मैं कभी यू नो एनुअल फंक्शन पे किसी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी डांस नहीं करना, कभी कोई थिएटर परफॉर्मेंसेस होते, नेवर. और मेरी सिस्टर बहुत एक्टिव थी इन सब चीज़ों में, वो डांस भी करती थी, उसको इतने सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे. पता नहीं मुझे क्या ही हुआ आफ्टर 12th, आई थिंक सो डब स्मैश आया था उस टाइम पे. डब स्मैश चेंज्ड माय लाइफ. वहाँ पे मैंने वीडियोस बनानी शुरू किया, लाइक ओ माय गॉड आई लुक गुड. तो मैंने अपना थोड़ा ड्रेसिंग चेंज किया, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना शुरू किया एंड देन आई वाज लाइक कि मैं ही मॉडल हूँ, मैं ही सुपर मॉडल बन के निकलूँगी. तो ये वाला जोन था मेरा. तो सच में मतलब डब स्मैश के बाद आपने ये चूज़ किया? या तो अब आपने 12th के बाद क्या किया फिर? मतलब आपका फर्स्ट एम तो ये नहीं था ना, आपका एक एम होता ना हमारा फर्स्ट जब हम छोटे होते हैं, तो वो आपका क्या था? सो मुझे एयर होस्टेस बनना. एयर होस्टेस. बिकॉज मुझे ये था मेरी हाइट है, मुझे इजीली मिल जाएगा और ज़्यादा स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी. बिकॉज मेरे को एट द वेरी अर्ली एज मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि पैसा ही सब कुछ है. ओके. विच वॉज़ वेरी रॉन्ग. मतलब अब ऐसा लगता है कि कितना गलत सोचती थी मैं. मुझे ऐसा लगता था मेरे पास पैसा आ गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. दिस वॉज माई माइंड सेट. तो मुझे था कि मुझे कमाना है,
मुझे कुछ भी करके इंडिपेंडेंट होना है। तो मुझे ये था 12th के बाद मैं सीधा एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करूँगी, मुझे तो इजीली मिल जाएगा, ये वाले जोन में थी। मैंने किया, मेरा नहीं हुआ मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिल गया बिकॉज किस चीज़ का इशू था, आई थिंक सो मेरे टीथ की वजह से उन्होंने बोला कि इसको ठीक कराओ, उसके बाद करना एंड ऑल दैट उन्होंने बोला, और वो मेरा नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं था एंड मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है। तो मुझे ये था 12th के बाद अब मैं 3 साल की डिग्री लूँ, कोर्स करूँ, उसके बाद जॉब करूँ, इतना टाइम किसके पास है यार। SOL से करती हूँ, साथ में जॉब करती हूँ। फिर मेरी सिस्टर को मैं देख रही थी, वो 4 साल बड़ी है मुझसे, वो नॉर्मल एयरटेल में जॉब कर रही, 9 to 5 9 to 5 9 to 5 पिछले 4 साल से। लूप में उसे दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। Then I was like, okay, modeling is the thing, modeling करते हैं। तो that's how I got into modeling. तो बॉम्बे में ही थे आप तब? नहीं, दिल्ली में किया था दिल्ली मैंने। में? या 12th के एग्जाम्स दिए एंड आई स्टार्टेड मॉडलिंग। अभी रिजल्ट भी नहीं निकला था और मैं तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फर्स्टली तो ऑफ कोर्स आई मीन इट्स इंडस्ट्री ऐसी है। हाँ. तो और बच्ची थी यार, 18 साल का बच्चा, कैसे पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं कि ओके यू कैन गो एंड शूट होल डे, यू नो होल नाइट यू कैन बी आउट। दे वर ऑफ कोर्स वेरी अपसेट, बट सरदारनी वो लड़ी, एंड तक लड़ी, मैं तो करूंगी मम्मा, मैं तो करूंगी। पहले आपकी फैमिली में तो किसी का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना इस फील्ड में, तो मैं वही इमेजिन कर रही हूँ कि पहले एयर होस्टेस पे बिल्कुल एक अलग, उसके बाद मॉडल बनूंगी अब मैं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि घर पे क्या हुआ होगा कि भाई तो ठीक है कि क्या 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 चल रहा है। घर में बहुत बहुत इश्यूज हुए थे, बट फिर उसके बाद आपको मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए और आपने हाँ मतलब मैंने अभी तक आई डोंट थिंक सो किसी को ये पता है, मैंने हरियाणवी सॉन्ग्स बहुत किए थे। अच्छा। या जो ऐसे छोटे छोटे से होते हैं ना, कोई भी नया सिंगर उठ जाता है और बोलता है कि छोटे बजट में बना दो, तो मैंने वहाँ से शुरू किया। तो मुझे होता था कि यार 24 घंटे का शूट होता था, सुबह जाओ अगले सुबह टाइप्स आते थे। मुझे उस टाइम पे 10,000 मिल रहे थे उसके। मैंने कहा यार ये तो लाइफ सेट हो गई है, मैं महीने में अगर 4 दिन भी काम कर लूँगी 40,000 आ जाएगा। इतना मेरी बहन नहीं कमा रही पूरा महीना काम करके, मैं 4 दिन में कमा लूँगी। तो वो पैसों का मुझे लालच आ गया कि यार ये तो बहुत सॉर्टेड लाइफ है। बाद में पता लगा कि डूड दिस इज़ नॉट ईजी थिंग, ये बहुत डिफिकल्ट है, कितना रिजेक्शन देखना पड़ता है। 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग आया, उसके बाद काम मिलना बंद हो गया। मुझे नहीं आ रहा था काम। फिर मैंने छोटे छोटे कैटलॉग्स प्रिंट्स किए। अभी क्या बोलूँ, मम्मी पापा से लड़ी हूँ इस फील्ड में आने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए। गॉड हैज़ बीन काइंड। तो फिर आप बॉम्बे कब गए? मतलब आप दिल्ली से आपने किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक बनाया गया ना, मिथ कह लो या फिर एक जो पूरा डायलॉग है कि अरे एक्टर बनना है बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ। तो आपका क्या टेक है इस पर? हाँ ऑफ कोर्स बॉम्बे आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, काम अच्छा है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत काम है एक्टर्स के लिए, बहुत काम है, बट बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी चीज़ें बॉम्बे में ही हो रही हैं। आप कुछ भी बोलो, एंड बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। यू नेवर नो कौन आपको देख ले, कौन आपको, कितने सारे एक्टर्स ऐसे ही चूज़ किए गए हैं कि ओके कैफ़े में दिखे उठा लो एक्टर्स, एक ऑडिशन में ओके यू आर सिलेक्टेड। यू नेवर नो बॉम्बे में आपकी लाइफ कब रातों रात बदल जाए, एंड हम जैसे लोग उसी रात का वेट कर रहे हैं। लाइक लिटरली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कभी कोई डायरेक्टर बोलेगा कि यही है मेरी मूवी की हीरोइन और मुझे ऐसे उठाएंगे। सो बॉम्बे में जब आप जाते हो बहुत बड़े सपने देखने शुरू कर देते हो। जब आप छोटे शहर में होते हो आपके सपने उतने लिमिटेड होते हैं, बट बॉम्बे जैसे शहर में आप बहुत बड़े सपने देखते हो। बट आपको नहीं लगता कि जैसे ये भी एक तो मैटर करता है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है और आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है और आप कुछ एक पर्टिकुलर सेविंग लेके आप बस जा रहे हो और आपको नहीं पता कि वहाँ पे आपको अभी ऑडिशंस की लाइन में लगना और वही चीज़ें करनी है, तो वो भी तो फिर काइंड ऑफ एक मतलब गलत ही होगा कि मतलब या तो आपके पास कोई काम भी हो वहाँ पे कि आप अपना रेंट निकाल पा रहे हो या अपनी चीज़ें कर पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है जो एक्टर बनने जा रहे हैं वो कभी ये ना सोचे कि आपके लिए वेट हो रहा है उधर और आपको चाहते ही काम मिल जाएगा। आप लकी हो अगर आपको काम मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है। शायद आपको साल बैठना पड़े, शायद आपको 2 साल बैठना पड़े, तो आप उस वे में नहीं जा सकते हो कि मुझे जाते ही काम मिल जाएगा। अगर उससे पहले अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़े, आपको AD का काम करना पड़े, कॉस्ट्यूम में काम करना पड़े, आपको उस फील्ड के बारे में जानना पड़े, तो आप करो। और बॉम्बे जैसे शहर में कोई भी बिना काम के नहीं रहता है। वहाँ इतना काम है कि कोई भूखा नहीं सोता है।
इतना मैं गारंटी लेती हूँ कि कोई भूखा नहीं सो सकता है बॉम्बे में, इतना काम है वहाँ पे। तो बस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिंग का ही काम मिले जाते, उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, बट बिफोर दैट यू कैन डू सम अदर वर्क ऑल्सो ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे भी पहले एडी से शुरू करते हैं, पहले डायरेक्शन से शुरू करते हैं, ताकि वो सीख पाएँ, समझ पाएँ कि सेट पे एक्चुअली क्या होता है। और आप जितनी भी एक्टिंग क्लासेस ले लो, आप जितना भी थिएटर कर लो मुस्कान, जो आप ऑन सेट सीखोगे ना, ऑन फ्लोर पे जो सीखोगे ना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। जो प्रेशर आपको मिलता है, जो चीज़ें आसपास लोग आपको, नए लोग मिलते हैं, रोज़ आपको 200 की यूनिट नहीं मिलती है, एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू ऑन सेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर बनने आप बॉम्बे आ रहे हो तो आप यही दिमाग में रखो कि पहले मेरे को एक्टर नहीं बनना है, पहले मुझे काम सीखना है वहाँ पे, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि सबके दिमाग में तो मुझे लगता है पहले से ही एक्टर हैं, मतलब हाँ, आप पहले से अगर आप अपने आप को, तो हम सभी सुपरस्टार मानते हैं कि हमसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ को इस पॉइंट पे एट प्रेजेंट थोड़ा सा रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि हमारा कोई वेट नहीं कर रहा है वहाँ पे, और आपको हर रोल में कहीं ना कहीं काम करना मुझे लगता है सीखना चाहिए, और ग्राउंड लेवल से अगर आप सीखते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे अभिषेक बैनर्जी जो कास्टिंग बे के ऑनर है, तो उनका कहना है कि आप कास्टिंग कंपनी ज्वाइन करो, आप वहाँ से अर्न कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो पहले, और आप अपना ऑडिशन भी दे सकते हो। अब आप आए ही रहे हो कि मेरे पास अभी 50,000 हैं और अभी 50,000 अब देखना महीने में इतने ऑडिशन दूंगा, एक आध तो ऑडिशन लग जाएगा, नहीं लगा फिर आप अपने पेरेंट्स से फिर पैसे मांगोगे, तो वो लूप में फंसे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यूथ। और फिर एक ना प्रेशर बन जाता है वहाँ जाके कि यार अब मैं वापस गया तो क्या मुँह दिखाऊंगा, मैंने तो बड़ा लड़ाई झगड़ा करके बोला कि मैं तो एक्टर बनूंगा या एक्टर बनूंगी। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा यूथ के अंदर कि बॉम्बे तो मतलब मैं एक बार चले गए तो एक्टर ही बन गए, मतलब जितने बड़े एक्टर्स हैं उनकी कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जो कब जाके उनको ब्रेक मिला। शाहरुख खान का ही अगर हम एग्जांपल लें तो उनको 30s के बाद जाके वो रिकग्नाइजेशन मिला, जबकि टैलेंट तो उनके अंदर पहले भी वही था, पहले भी वो वैसी एक्टिंग कर रहे थे। तो ये मेरा तो ऐसा मानना है डेस्टिनी पे, बट आपका भी है ऐसा कि आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हो? यस, करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत और अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं ना, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इंटेंट अच्छा अगर या यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप पहुँचोगे ऊपर तक। और आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए अच्छे कलाकार की डेफिनेशन क्या है, कि अच्छा कलाकार क्या होता है अब तक जितना आपने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं? जो अपने आप को कलाकार ना समझ रहा हो, वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा हो कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं किसी और किरदार को निभा रहा हूँ। जिस दिन उसमें वो आ जाता है ना, ओह आई एम एन एक्टर, आई एम अ आर्टिस्ट, वहाँ वो काम नहीं बनता है। अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझो, आप किसी और किरदार को निभा रहे हो, आप लकी हो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं अमन हूँ, मेरा एक कैरेक्टर है, लेकिन एक बानी है, मैं उसके कैरेक्टर को जी रही हूँ। डूड, ये किसी को ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप किसी और की लाइफ जियो, किसी आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो बानी कर रही है और मैं उसकी थ्रू कर पा रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी लकी। आप बहुत लकी हो कि आपको इतने सारे किरदार निभाने को मिल रहे हैं, एंड आई थिंक सो एक अच्छा कलाकार वही है जो बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहा हो, जो कभी अपना होप को मरने ना दे, हमेशा अपने होप को रखे कि हाँ आई कैन डू बेटर एंड आई विल डू बेटर। तो अभी अब आपने जैसे थिएटर वाली बात भी की थी, तो आपने थिएटर नहीं किया, इसका मतलब कि मतलब मैं ये तो वो पूछना भूल ही गई कि अब आपने जो पूरा बताया कि मॉडलिंग के बाद सडन स्विच, उसके बाद आपका वो फर्स्ट ऑडिशन कट टू, तो फिर आपने एक्टिंग कहाँ सीखी? मैंने सेट पे सीखी। तभी मैंने बोला ना, जो सेट पे सीखते हो ना आप, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपका जो फर्स्ट ऑडिशन था उसी सेट पे आपने एक्टिंग सीखी, आप ये कहना चाह रहे हो? या वहाँ पे मैंने बहुत बहुत डांट खाई अपने डायरेक्टर से। जय सर थे, मुझे रुलाया है उन्होंने सेट पे लिटरली, बट वो ऑफ कोर्स मेरे ही अच्छे के लिए था। मैं बहुत रोई थी और मुझे लगा मैंने नहीं करनी एक्टिंग यार, ये नहीं होता। मैं जब मॉडलिंग कर रही थी मेरी इतनी रिस्पेक्ट थी, लोग मुझे पूछते थे, अब तो कोई पूछता भी नहीं है। और एक तो वैसे ही आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आप ज़्यादा 4 टेक दे दोगे, 5वें टेक में तो सब एक्टर्स भी बोलेंगे डूड व्हाट आर यू डूइंग टाइप्स, यू नो। खुद से भी एक सेल्फ डाउट होने लग जाता है, आप नर्वस हो जाते। उस टाइम पे तो मुझे कैमरा फोबिया भी हो गया था कि मैं इतने टेक दे रही थी,
मॉडलिंग के टाइम पे होता था एक पोज दिया, ये दिया, वो दिया, ओके हो गया. गानों में भी होता था कि थोड़ी अदाएं दिखा ली, ये कर लिया, ये ओके. अभी एक्टिंग में आपको डायलॉग बोलने हैं यार, और 2 बारी डायलॉग नहीं बोल पा रहे हो, तीसरी बार मुझे होता था कि कैमरा हटा दो यार, मुझसे नहीं हो पाएगा. मैं इतनी नर्वस हो जाती थी, मैं सेट पे रोने लग जाती थी. आई वॉज दैट बैड इन एक्टिंग. बट डांट खा खा के, गालियाँ खा खा के सीख लिया थोड़ा बहुत, जितना भी कर पा रही हूँ अभी मैं. नहीं मतलब काफ़ी, मतलब ये भी काफ़ी कितनी मेरे लिए काफ़ी यूनिक सी एक बात मैंने आज जानी कि एक एक्टर ने वो सेट पे एक्टर बनी, मतलब कि वाह, मतलब आपका फर्स्ट ऑडिशन क्रैक हो गया और आपने वहाँ पे आपकी लर्निंग भी चल रही है और आप टीवी पे भी आ रहे हो. आपको पता है, मुझे ये नहीं पता था माइक कैसे लगाते हैं. तो वहाँ पे एक दादा आए, उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया. मैंने कहा ये क्या है? कहते माइक है. मैंने कहा लगा दो. और वो मेरी शक्ल देख रही है, ये पागल है क्या, मैं कैसे इसको माइक लगाऊंगा. तो उन्होंने फिर एक दीदी को बुलाया कि इनको ज़रा लगाना. मैंने कहा दीदी कहाँ लगता है ये, आप मुझे रूम में क्यों लेकर जा रहे हो, क्योंकि वो प्रॉपर वायर वाला माइक होता है. मैंने पहली बार माइक देखा कि ओ ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं. इट वाज लाइक दैट. मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने 0 से स्टार्ट किया था. पर मैं इसमें तो आपको लकी मानूंगी कि आपने, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम थिएटर भी करते हैं, हम कहीं पे भी लर्निंग करना चाहते हैं, तो तुरंत तो हमें नहीं मिलता कि हमें फ्रंट में वो चीज़ मिले और हम वो सीख पाएँ सब चीज़ें. जैसे वहाँ कितने लोग हैं, उनको एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाई जा रही है, बट आपको जो सीखना है, आपको सब कुछ वहाँ पे, मतलब ज़बरदस्ती कह लो या आपको बस हवा में आपने सीख लिया सब कुछ. कि मेरे को जैसे आपने माइक वाली बात की या सब चीज़ें की, तो काफ़ी आपने अपने आपको लकी भी बाद में माना ही होगा कि यार. और पता है मैं उस टाइम पे उस जोन में थी कि मुझे ना बहुत कुछ सीखना है. तो मेरा जब हार्डली मेरे एपिसोड में 1-2 सीन आते थे यार, तो मेरा काम इतना था नहीं. बट मैं सेट पे जाके ज़रूर बैठती थी, क्योंकि वहाँ पे सीनियर एक्टर्स थी, अलका मैम थी वहाँ पे. उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. वो मुझे बहुत डांटती थी. मेरी हिंदी इतनी गंदी थी, मैं फूल कहती थी. फिर वो मेरे को बोलती थी अमन फूल होता है. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे सिखाती थी. तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं सेट पे मतलब फ्लोर पे बैठी रहूँ, ताकि मैं कुछ ना कुछ एक्टर से सीखती रहूँ. तो वो मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे मेरी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी, क्योंकि काम तो था नहीं एज सच वहाँ पे. तो जब वहाँ से निकली तो आई वॉज लाइक लिटिल बिट प्रिपेयर्ड कि आगे क्या होने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला है. तो उसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी फर्स्ट ब्रेक आप किसको मानते हो कि जिसके बाद आपको लगा कि ये मतलब मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मुझे लाइफ चेंजिंग? तेरी मेरी एक जिंदगी. दैट वाज माय फर्स्ट लीड शो. ओके. सो इट चेंज्ड माय लाइफ. लाइक बहुत ही अच्छी हो गई थी उसके बाद लाइफ, बिकॉज उससे पहले मैं नेगेटिव कर रही थी, कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी. उसमें मैंने अपने आप को पहली बार हीरोइन देखा था. ऐसे ऐसे रोमांटिक सीन्स किए थे जो मैं सिर्फ मूवीज़ में देखती थी, टीवीज़ में देखती थी. तो मुझे आज भी याद है, मेरा एक पहला रोमांटिक सीन था अद्विक के साथ. सीन एज इन लाइक वो गाना शूट कर रहे थे और मैं प्रतीक सर थे वहाँ पे. मैं गई, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या करते हैं. सर कहते तुझे नहीं पता, मतलब मूवीज़ नहीं देखती? मैंने कहा मैं देखती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना है सर. सर ने लिटरली मेरे को सिखाया है कि यहाँ देख, उसकी आँख में देख, अच्छा अब आँखें नीचे कर, अब थोड़ी स्माइल कर. ऐसे बच्चों की तरह मुझे वहाँ पे सिखाया था, क्योंकि उससे पहले जो कैरेक्टर्स वगैरह कर रहे थे उधर रोमांटिक सीन्स नहीं किए थे मैंने. सो वहाँ पे मैंने बहुत अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे भी ली. लेकिन उस शो के बाद मुझे लगता है कि एक्चुअली लाइफ चेंज, लाइक टोटली चेंज हो गई थी मेरी. और वो मोमेंट कौन सा था, कब था कि जब आपको आपके किसी कैरेक्टर के लिए किसी ने रैंडमली पहचाना हो और आपके साथ सेल्फी ली हो, जो मोमेंट याद हो? फर्स्ट आई थिंक सो मेरे फर्स्ट शो में भी मुझे रिकग्नाइजेशन मिल गया था कि मेरे को पूर्वा बोलते रहते थे वहाँ पे. पर जो तेरी मेरी एक जिंदगी माही को प्यार मिला था, दैट वाज डिफरेंट. एंड उसके बाद तो ऑफ कोर्स बानी इज़ देयर, नूर इज़ देयर. बट फर्स्ट जो मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने कुछ कर दिया है, वो बानी थी, सॉरी माही थी. अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक को दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट जो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, नेपोटिज़म. कि नेपोटिज़म की बात जब भी होती है तो एक अलग 2 तरह की डिबेट्स होती हैं. अब कुछ जैसे बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे अभिषेक बैनर्जी का नाम मैंने पहले भी लिया, देन पंकज त्रिपाठी हो गए सर. ये सब इनका ये कहना है कि नेपोटिज़म इनके लिए ऐसा है कि वो पहले से अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, बट वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं और वो उधर उन्होंने
जन्म लिया। अब कुछ आर्टिस्ट का फिर भी ऐसा कहना है कि नहीं, हमारे लिए अभी भी मुश्किल है कि हमें वो चीज़ परोसी नहीं जाती जो उनको पहले से मिल जाती है। तो आपका इस पे क्या टेक है, आपको क्या लगता है? यार नेपोटिज्म सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं होता, वो हाँ, तो हर आप हर 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 जगह आप हाँ, ऑफिस किसी बड़ी एमएनसी में जाओगे, जो बॉस होता है उसका बेटा ही नीचे आगे बॉस बनता है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, हर एक्टर ने किया। और कितने सारे बड़े एक्टर्स के बच्चे एक्चुअली नहीं हाँ। इतना वर्कआउट कर पाए इंडस्ट्री में, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। या उनको चांस मिल जाता है, दे गॉट चांस लिटिल अर्ली, हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट दैट्स देयर डेस्टिनी यार, यू कैन नॉट चेंज इट, यू नो। एंड मुझे ऐसा लगता है उन लोगों पे ज़्यादा प्रेशर है, हम लोगों पे ये प्रेशर नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा भी कर देंगे ना, हमको बोलेंगे वाह वेरी नाइस। उन लोगों की ऑलरेडी उन लोगों ने एक बार सेट किया हुआ है कि इतना तो तुमको रीच करना ही है, कि आपके फादर ने इतना किया, आपकी मदर ने इतना किया, यू हैव टू रीच एट दिस पॉइंट। और जब वो नहीं पहुंचते उनको कितना मतलब डीमोटिवेट किया जाता है कि डूड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो एक तरह से तो वो गलत चीज़ भी है उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स डेस्टिनी, वो हुए हैं उस घर में पैदा, ठीक है, लेकिन उनको स्ट्रेस भी उतना ही है, इतना हमको नहीं है। हम एक मूवी करके थोड़े से हिट हो जाएंगे, वी विल बी हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं होंगे यार, सेटिस्फाइड नहीं हाँ होंगे। सेटिस्फाइड नहीं हो सकते वो लोग, उनको तो चाहिए। और अगर अभी एट प्रेजेंट में पूछूं इंडस्ट्री में, आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और चीज़ें हमेशा आपको लगता है कि ये आपको हमेशा सरप्राइज़ कर देते हैं हर अलग अलग कैरेक्टर में? आई थिंक सो दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण वाई, बिकॉज वो आउटसाइडर थी, उनको एक म्यूज़िक एल्बम से उठाया गया और क्या परफॉर्म किया उन्होंने अपनी मूवीज़ में, ओम शांति ओम और बाकी जितनी भी मूवीज़ हैं। फिर मैं आलिया भट्ट इसलिए बोलूँगी कि उन्होंने जो काम किया है मूवीज़ में, वो मुझे नहीं लगता है कोई और कर सकता है। बीट गंगूबाई, बीट उड़ता पंजाब, बीट हाईवे, आई मीन मुझे उस कैरेक्टर्स में, उन तीनों कैरेक्टर्स में आलिया भट्ट नहीं दिखती है। मुझे एक नॉर्मल लड़की दिखती है जो वो है, गंगू है, हाईवे में वो लड़की है। तो मेरे लिए ये दोनों लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स एंड आई लुक अप टू देम। और अगर मैं मेल एक्टर की बात करूं, मेल एक्टर आई थिंक सो शाहरुख खान ओनली, बिकॉज वो भी ऐसे टीवी से उठे थे, बहुत स्ट्रगल देखी दिल्ली में, बहुत लेट सक्सेस मिला उनको, सक्सेस को सिर पे नहीं चढ़ने दिया। आज भी वो इंसान बैक टू बैक मूवीज़ कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ओके चलो हो गया है ना, सक्सेस मिल गया, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, कि अब चल बैठ जाता हूँ, नहीं रुक रहे वो आज भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, उतना ही अपने आप को यू नो कहते हैं ना गला रहे हैं, लोहे को कैसे करा जाता है, वो आज भी वैसे लगे पड़े हैं यार। मतलब इट्स ह्यूज थिंग, आई मीन आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये भी लगता है कि सीरियल आपके इसमें डेस्टिनी में था और आप कर रहे हो, बट एक जो मेन गोल होता है ना एक एक्टर का, उसको मूवीज़ में आना है और अपने आप को वो बड़े पर्दे पे देखना है। तो मुझे आपकी बातों में ऐसा लगता है कि आपको भी मन करता है। और ये जो अभी आपका जो पूरी सीरीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी आप जब खुद को एज ए हीरोइन देखती होंगी, तो आपको सीरियल जैसा तो ये ऑब्वियसली इसमें टच नहीं है, इसमें वैसा ही एक टच है कि काइंड ऑफ हम एक मूवी देख रहे हैं। तो आपको ज़्यादा खुशी होती होगी अभी नूर को देखकर कि यार ये एक पर्टिकुलर फील है जो मैं बड़े पर्दे पे ज़्यादा देखना चाहती हूँ। आई मीन जो लुक भी है नूर की, वो मेरे बाकी कैरेक्टर से बहुत अलग है। मुझे एज ए हीरोइन दिखाया गया है। मैंने जितने सीरियल्स किए उसमें मैं कैरेक्टर थी एक, हाँ वही, इसमें मैं एक हीरोइन हूँ। तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो सुंदर तुम मैं लिटरली मम्मा को वीडियो कॉल करूँ, मैंने कहा मम्मा मैं आई एम लुकिंग प्रिटी नो, आई एम लुकिंग प्रिटी नो। मम्मा कहती है हाँ बहुत सुंदर लग रही है, तो बहुत सुंदर लग रही है। तो या फॉर मी इट्स लाइक मुझे ऐसे ही अपने आप को एक दिन बड़े पर्दे पे देखना है। होगा भी, मतलब यहाँ पे बस हाँ ओम नमः शिवाय और मैनिफेस्ट करो। मतलब मैनिफेस्टेशन तो आप करते ही होगे, मुझे लगता है कि जैसी सब कुछ मेरे को मैनिफेस्टेशन से ही मिला है। अच्छा, तो आप कैसे मतलब अपने मन में चीज़ें सोचते हो या फिर जैसे कई लोग अपनी डायरी में लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं? मैं ना अपने गॉड से बात करती हूँ। ओके। जब तेरी मेरी एक ज़िंदगी नहीं हो रहा था ना, मतलब हो गया था ऑलमोस्ट, सब लॉक हो गया, बजट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद 2 महीने तक नो कॉल, कुछ रिवर्ट नहीं आया था उन लोगों से। तो मुझे लगा नया निकल गया मेरे हाथ से। मैंने लेटर्स लिखने शुरू किए,
ओके। शिव बाबा को लिटरली मैं लेटर लिखती थी कि आई वॉन्ट टू डू दिस शो, एनी हाउ आई वॉन्ट टू डू दिस शो। और मैं एफर्मेशंस लिखती थी कि आई एम डूइंग दिस शो, आई एम द हीरोइन ऑफ दिस शो। मैं अपने आप को इमेजिन करती थी और नीचे लिखती थी थैंक यू फॉर दिस शो, अपने साइन करती थी, एक स्टैम्प मार देती कि भाई ये लेटर आप तक पहुंच जाए। उसको बंद करती थी और फिर मैं रख देती थी अपने कबर्ड में। रोज़ करती थी मैं ये। मैंने कितने टाइम किया, आई थिंक सो 91 डेज मैंने ये किया है, 3 महीना। ओके। रोज़ करती थी मैं कि मुझे शो मिल जाए, मुझे शो मिल जाए, मुझे शो मिल जाए। एंड कट टू 3-3.25 महीने के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया था। आया था। वाह, मतलब हाँ, उसके बाद से मैं यही करती हूँ, मैं लेटर्स लिखती हूँ गॉड को। तो अभी तो मुझे लग रहा है लेटर में ये लिखा है कि मुझे एक बड़ी फिल्म चाहिए और एक वैसे जैसे हम बोलते हैं कि धर्मा की हीरोइन बनना है और काइंड ऑफ एक वैसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आपने पर्दे पे देखा हो और आपको ऐसे अंदर से फील आया हो यार काश मुझे भी ये मतलब ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता, तो ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई कैरेक्टर बॉलीवुड में? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ओम शांति ओम अगर मुझे मिलती तो मज़ा आ जाता। अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी उसमें दीपिका पादुकोण, द वे दे वर, आई मीन इट वाज समथिंग एल्स। और जब मैंने वो देखी भी थी ना, मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी ऑनेस्टली कि मैं आ रही हूँ, मैं शांति प्रिया हूँ। और मैं घर पे भी ऐसे ही करती थी, मैं अपने आप को ऐसे इमेजिन करती रहती थी। तो मुझे आज भी ऐसा होता है कि मुझे वैसी कोई मूवी मिलनी चाहिए जिसमें इतना उसमें परफॉर्मेंस थी दीपिका की। हाँ। पहले प्रोजेक्ट में ही परफॉर्मेंस थी और फिर मेन कैरेक्टर भी, एक मेन कैरेक्टर वाइब्स होती हैं जो हीरोइन वाली, वो भी थी। या आई मीन इट वाज समथिंग एल्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक ओम शांति ओम, प्लीज गॉड जी। नहीं मतलब वो आपकी बातों से ऐसा लगा। बस मैंने वैसे पता क्या सोचा था, मुझे ऐसा लगा था कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, गीत का कैरेक्टर बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगा था। शी इज आल्सो नाइस, बट फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वांट कि ऐसा हो, ओम शांति ओम जैसा हो, ग्रैंड। तो अब यहाँ पे बात आती है रिजेक्शन की कि ऑब्वियसली अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो रिजेक्शन भी मिलेंगे। आपको भी बहुत रिजेक्शन मिले होंगे, आपको तो डांट भी पड़ी है सेट पे जैसे आपने मुझे बताया। रिजेक्शन कैसे फेस किया? और ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कुछ, या तो आप चले जाओ वहाँ से, आपने ना सुना ओके, आप उस ईगो में रहो कि यार मुझे कैसे ना कर दिया, आप चले जाओ छोड़ के। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपको सहना पड़ेगा ये सब कुछ। दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एक्टर। नहीं बट सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं करूँ, इन जनरल भी बात करूँ तो रिजेक्शन जब मिलता है तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव रहते हैं और हम ये बातें बोलते हैं, बट बुरा तो लगता है क्योंकि एट द एंड तो हम इंसान ही हैं। तो अब आपको अगर खुशी के आंसू आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दुख के भी आंसू आएंगे ही। तो वहाँ पे क्या माइंडसेट रहता है, कैसे खुद को आप प्रिपेयर करते हो? पहले तो मैं बहुत रोती हूँ। हाँ, मतलब वही इमोशन निकालते हो ना अपना? मैं बहुत रोती हूँ। मैं एक्चुअली आई एम अ क्राई बेबी। अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट माई करियर, अगर अदरवाइज ऑल्सो मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है या रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैं बहुत रोती हूँ। एंड इट इज़ ओके टू क्राई, इट इज़ ओके टू फील द पेन, बिकॉज अगर आप उस पेन से भाग रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में आ जाएगा और वो आगे जाके 1-2 साल के बाद आपको हिट करेगा, आपको ट्रिगर करेगा और आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम पे कि ये क्यों हो रहा है, मैं इस बात पे इतना ट्रिगर क्यों हो रही हूँ, क्यों हो रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है उसी मोमेंट में ना उसको फील कर लो, रो लो, पिट लो, परेशान हो लो, लेकिन ख़त्म करो, उसको दिल में मत रखो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टर सम पॉइंट। तो मेरे हिसाब से तो ये है, रो लो, उसके बाद सोच लो एंड देन फ्रेश स्टार्ट कर लो। तो आप काइंड ऑफ इमोशन फील करते हो, आप उसे दबाते नहीं हो। आपने काइंड ऑफ ये भी अपनी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बताया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, इमोशंस बता ही नहीं पाते और वो अपने इमोशंस भी दबा लेते हैं। मैं दूसरों को नहीं बताती हूँ। दूसरों को ऐसा लगता है कि ओह शी इज सो प्रैक्टिकल, शी इज सो यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको तो फील ही नहीं होता है कुछ ऐसा। अच्छा, बट जस्ट मेरी फैमिली जानती है और मेरा रूम जानता है कि मैं कितनी इमोशनल हूँ, मैं कितना रोती हूँ, या फिर जो मेरे बहुत क्लोज हैं मेरे फ्रेंड्स वो जानते हैं। बट अदरवाइज फॉर ऑडियंस, फॉर एवरीवन, मैं सबको ये प्रिटेंड करती हूँ कि नहीं मेरे को इफेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे को इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट रूम में जाके तो मैं बहुत रोती हूँ यार। मैं बहुत रोती हूँ। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इमोशन मतलब निकालना जानते हो, भले ज़रूरी नहीं आप किसी को बताओ, बट अपने में भी जब बात करना जानते हो और उस पर्टिकुलर इमोशन को फील करना जानते हो, तो वो भी काफ़ी
अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर तो यही समझाया जाता है कि क्यों ही इमोशन आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को फील करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फील होगा ही होगा, कोई भी इमोशन है वो आपको, और एक्टर हो अगर आप, तब तो आपको अच्छा ही है, आपको तो फील करना ही चाहिए हर you are इमोशन। learning a new emotion. वो वही आप पर्दे पे भी फिर आप निभा Yeah, पाओगे। yeah. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि एक्टर्स के साथ कि उन्हें बोला गया कि ये चीज़ करनी है, अब उन्होंने कभी लाइफ टाइम वो की नहीं है, तो उनके लिए वो बहुत दिक्कत हो जाती है कि यार शिट, मैंने तो कभी ट्रेन में ऐसे ट्रेवल ही नहीं किया, लोकल ट्रेन में, अब मैं क्या फील करूँ या मैं क्या ऐसा इमोशन दूँ। तो मुझे लगता है कि अच्छे एक्टर्स को तो मैंने हमेशा यही बोलते सुना है कि अच्छा ही है ना, एक्सपीरियंस हो रहा है। You're learning. तो आप भी काइंड ऑफ ये फील करते हो कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ फील हो रही है तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ Learning है। लर्निंग ही होगी। एक छोटी सी रैपिड फायर गेम खेलते हैं, जो भी मैं बोलूँगी आपको उससे क्या याद आता है आप वो बताना। मतलब तुरंत, मतलब 1 वर्ड या फिर जो भी। एक्टिंग? शाहरुख खान। फिल्म्स? यशराज। ड्रीम? मूवी। नूर? मैं। ड्रीम्यता? घर। पम्मा? दोस्त। रवि दुबे? टीचर। अर्जुन वालिया? को एक्टर। मतलब नॉट शेजान, अर्जुन वालिया। सरगुन मेहता? गुरु। शी इज अ गुरु। बादल पे पाँव हैं? प्यार। बिग बॉस? नॉट नाउ। नॉट नाउ, बट है ऐसा, मतलब रियलिटी शोज़ की अगर हम बात करें तो आपके उसमें है कहीं विश लिस्ट में कि अगर ऐसा आता है तो आप करना चाहें? यार मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं पूरा दिन जाके बस रोती रहूँगी, खेल नहीं पाऊँगी वहाँ पे, और फिर मैं अगले हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी, बेइज्जती और करा के आऊँगी। इससे अच्छा मत जाओ अभी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ओके आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम अ क्राई बेबी। सो नॉट नाउ, मे बी इन फ्यूचर, नेवर से नेवर। बट ठीक है, बिग बॉस नहीं तो कोई और रियलिटी शो जैसे खतरों के खिलाड़ी? या खतरों, येस डेफिनेटली। तो खतरों के खिलाड़ी में आप देख सकते हैं, बट बिग बॉस में अभी कोई इतना चांस नहीं है। अगर जिनका होता ही है ना, जब भी हम किसी के फैन बन जाते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं फैंस की यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रियलिटी शो से वो आपके कैरेक्टर के अलावा आप जो हैं आपसे कनेक्ट कर पाते हैं और वो जानना चाहते हैं काइंड ऑफ। अभिषेक के लिए भी मुझे लगता है यही वर्क किया बिग बॉस, क्योंकि वहाँ पे अभिषेक तब तक लीड में काम नहीं कर रहे थे, बट उसके बाद जब लोगों ने अभिषेक को जाना और उनके उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के फ़ैन बने, उनको तब वो कनेक्शन मिला ऑडियंस के साथ। वो एक्चुअली कनेक्ट कर रहे थे अपनी ऑडियंस के साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और अगर मैं पूछूं कि आपकी रियल लाइफ में अगर नूर जैसे आपके पास 2 ऑप्शन आते, अर्जुन और पम्मा वाला, तो आप किसको चूज़ करते, पम्मा को या अर्जुन को? यार दोनों में ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो मुझे एक मिक्सचर चाहिए। अच्छा। ये बढ़िया था। बेसिकली एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि लड़का लॉयल हो, उसको प्यार दे, उसको रिस्पेक्ट दे, उसको टाइम दे, झूठ ना बोले। फॉर मी द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज इफ़ यू आर लाइंग टू मी, मेरे लिए बस वहीं ख़त्म है। उसके बाद तुम्हारे मुँह से जो भी बात निकलेगी वो मेरे लिए झूठ है, उसके बाद आप कभी मेरी नज़रों में सच्चे नहीं बन सकते हो। तो फॉर मी बेसिक नीड्स है यार, मेरे को एक नॉर्मल लड़का चाहिए जो लॉयल हो, जो मेरी रिस्पेक्ट करे और कभी झूठ ना बोले, बस। ठीक है, तो अब आपने बहुत ही ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि जो पम्मा और अर्जुन की जो टीम बटी हुई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कमेंट्स में जहाँ पे मतलब ऐसे पम्मा के साथ नहीं हमें तो अर्जुन के साथ ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिर जहाँ पे अर्जुन के साथ नहीं वो पम्मा के साथ ही अच्छे लगते, तो एक टीम जैसे बढ़ जाती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में देखो तो वही एक दिख रहा है। बट आपने जो दोनों को आप मिक्सचर लेके और बैलेंस करके आंसर दिया ना, तो मुझे तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम है। और जैसे आपने बताया कि आपका जो ड्रीम है वो आप कहीं ना झलकता भी आपकी बातों में कि आपको बड़े पर्दे पे आना है और अपने आप को मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली लाइन आप पे जाती है काइंड ऑफ, कि मेरे को एक हीरोइन मटेरियल आप खुद को मानते हो और आप चाहते हो कि आप अपने आप को देखो। और आई एम श्योर कि जिस तरीके से नूर को पसंद किया गया है वैसे आपको एक ओम शांति ओम टाइप्स ही एक कैरेक्टर मिले जिसमें आप मेन कैरेक्टर वाइब्स आपको मिले।
और होगा क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो और मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ मैं, लेटर लिख रही हूँ ऑलरेडी, जा चुके हैं लेटर्स। और अब जो आपके फैंस हैं, स्पेशली नूर के जो फैंस हैं, अब वो भी बटे हुए हैं कि अब ऑब्वियसली आप हमें स्पॉइलर नहीं दोगे, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका सीजन 2 भी आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। आएगा। एक्सपेक्ट क्या करना है, मतलब ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि स्टोरी जिस पॉइंट पे एंड होगी, आई मीन आई नो आप लोगों को होगा कि शिट यहाँ क्यों ख़त्म की, तो डेफिनेटली सीजन 2 आने वाला है। बट अभी तो बहुत सारे एपिसोड्स बचे हुए हैं, अभी तो 9th एपिसोड आया है, 24-25 एपिसोड्स हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे वाले एपिसोड्स में आपको। अब मुझे तो बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माइक एंड मी में आने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू, इट वाज लवली सिटिंग हियर। सेम है।